कल डेट फंड को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है और संसद में फाइनेंस बिल में संशोधन करते हुए डेट म्यूचुअल फंड से होने वाले गेन्स पर टैक्स की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये संशोधन पारित होगा, जिसके बाद सरकार इसे 1 अप्रैल से लागू कर देगी। सबसे पहले आप इसे समझने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर कैसे सरकार का जो संशोधन है वो देश के बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाला है। इसमें जो है क्या कुछ होगा ये आप जानिए। दरअसल जो डेट फंड धारक हैं उनको लेकर फाइनेंस बिल में ये संशोधन जो है वो किया गया है। इससे जिनका डेट फंड में निवेश है, जो निवेश करने की सोच रहे हैं, उन पर जो है इसका असर होगा। डेट म्यूचुअल फंड का टैक्स लाभ जो है वो खत्म करने का इसके अंदर प्रस्ताव किया गया है और अगर आपका निवेश डेट फंड में है तो आपको जो है विस्तार से देखना चाहिए इसको। और डेट फंड का जो फिक्स डिपॉजिट की तरह जो है डेट फंड पर इसके बाद टैक्स लगेगा। 1 अप्रैल 2023 से जो नए म्यूचुअल फंड के नियम हैं इस संशोधन के बाद वो लागू हो जाएंगे, तो इसमें काफी कुछ जो है वो बदल जाएगा। रिटायर्ड लोगों की जमा पूंजी पर इसका जो है वो ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि उनका निवेश एक तरह से डेट फंड्स में ज्यादा होता है। डेट म्यूचुअल फंड रिटायर्ड लोगों के लिए सुरक्षित भी माना जाता है और इसलिए इसमें लोग निवेश भी करते हैं, लेकिन इस संशोधन के बाद कुछ बदलाव जो है वो इसमें आएंगे और 1 अप्रैल 2023 से जो नए म्यूचुअल फंड के नियम हैं वो लागू यहां पर हो जाएंगे। तो क्या कुछ इसमें बदलेगा और इन नियमों का क्या असर जो है वो आपके निवेश पर पड़ेगा, इसको हम समझेंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि यहां पर जो पहले जो नियम थे वो क्या कहते थे और अब इसमें क्या बदलाव जो है वो किए जाएंगे। दरअसल पहले डेट म्यूचुअल फंड के गेन पर 3 साल के बाद जो है वो लॉन्ग टर्म जो है इसको माना जाता था। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स जो है इस पर लगता था और इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ उस पर 20% का टैक्स जो है वो लगता था। यहां पर आप समझ सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो अब इसके बाद नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि और क्या कुछ बदलेगा। तो यहां पर पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% जो है वो आपको टैक्स देना पड़ता था अगर आपका निवेश यहां पर है, और अब इक्विटी में 35% से योगदान जो है वो कम है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही यहां पर माना जाएगा अगर आपका इस तरह के फंड्स में जो है वो निवेश है। तो पहले क्या था कि यहां पर इंडेक्सेशन बेनिफिट अगर नहीं लेते हैं तो उस पर 10% टैक्स लगता था और अब इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ उस पर 30% तक टैक्स जो है वो लगेगा। तो यहां पर टैक्स इस बदलाव के बाद थोड़ा बदल जाएगा, आपके निवेश पर थोड़ा बढ़ जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं कि यहां पर किन बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और क्या इसमें बड़े तौर पर चीजें जो हैं वो बदलेंगी। BQ प्राइम से विकास कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विकास, आप ये बताइए कि ये जो अमेंडमेंट है इसमें और क्या क्या चीजें जो है वो बदलेंगी, किस तरह से लोगों के निवेश पर इस पर फर्क पड़ेगा और क्या बड़े बदलाव जो है इससे आएंगे। शुक्रिया ताबिश। जो इसमें बेसिक चीज है वो ये है कि म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स थे, जो खासकर ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे जिनमें इक्विटी का जो पोर्शन था, इक्विटी का जो एक्सपोजर था, यानी जो इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड थे, उनका जो इक्विटी का एक्सपोजर था वो 35% से कम था। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स पर अब जो LTCG का फायदा नहीं मिलेगा। LTCG का फायदा जो है वो ऐसे होता था कि आपको, अगर आपने 3 साल तक म्यूचुअल फंड को होल्ड किया और उसके बाद आप उसे बेच रहे हैं, तो आपको LTCG के अंदर 3 साल के बाद इंडेक्सेशन के साथ 20% का टैक्स देना होता था। यानी जो आपने निवेश किया, आपकी निवेश की राशि पर आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए आपकी निवेश की जो वैल्यू है वो बढ़ा दी जाती थी और इससे आपकी इनकम जो है वो कम दिखती थी और आपको टैक्स कम देना पड़ता था। तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। अब जो नए बदलाव किए गए हैं, जो अमेंडमेंट आया है, उसके मुताबिक ये होगा कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी आपको STCG के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी कमाई पर। और STCG के हिसाब से जब आप टैक्स पे करने जाते हैं तो आपको अपने स्लैब रेट पर टैक्स देना होता है। यानी अगर आप 5%, 20% या 30% किसी भी टैक्स स्लैब में हैं तो आपको उस हिसाब से टैक्स अपना पे करना पड़ता है, यानी आपको टैक्स का बर्डन जो है वो आपके ऊपर बढ़ेगा। तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन थोड़ा सा बढ़ेगा इसमें, अगर वो डेट के अंदर या फिर ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसका इक्विटी एक्सपोजर 35% से कम है। इसमें सिर्फ डेट फंड ही नहीं है, डेट फंड के साथ इसमें गोल्ड फंड भी आ सकते हैं, इंटरनेशनल फंड भी आ सकते हैं जिनमें इक्विटी एक्सपोजर 35% से कम होता है और वहां पे भी ये नए प्रावधान लागू होंगे और वहां भी उनको टैक्स जो है वो अब स्लैब रेट पर देना पड़ेगा। अच्छा विकास, ये सब उनके लिए होगा जिनका निवेश 1 अप्रैल से पहले तक रहा है इन फंड्स में, या फिर जो अब आगे निवेश करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा है कि ये जो आगे निवेश करेंगे, 1 अप्रैल के बाद निवेश करेंगे, ये उनके लिए लागू होगा
इवन अगर अगले 5-7 दिन में भी अगर आप निवेश करते हैं डेट फंड के अंदर या फिर ऐसे फंड के अंदर जिसका इक्विटी एक्सपोजर कम है, तो आपको इस एलटीसीजी का फायदा मिलता रहेगा। लेकिन जो नए निवेशक होंगे जो 1 अप्रैल के बाद निवेश करेंगे, उन पे टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। यहाँ पर दो चीजें विकास, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरी खबर को और अच्छे से, ताकि लोग समझ सकें। एक तो म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, यहाँ पर हम डेट फंड्स की बात कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा समझाइए, ये किस तरह के होते हैं और किस तरह का निवेश इसके अंदर लोगों का होता है, और ये इंडेक्सेशन क्या होता है जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया। जी, सो बेसिकली म्यूचुअल फंड का, जैसे आपने बताया कि म्यूचुअल फंड के कई सारे तरीके होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, और भी कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो अलग फोकस्ड या फिर सेक्टर के हिसाब से होते हैं। सो डेट म्यूचुअल फंड जो है वो काफी स्पेशल इसलिए होता है कि इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है, इसको काफी सेफ माना जाता है। सो डेट म्यूचुअल फंड वैसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट की तरफ से इशू किए गए बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली जब भी गवर्नमेंट को अपनी किसी कंपनी के लिए या फिर गवर्नमेंट को फंडिंग जुटानी होती है पीएसयूज के लिए, या फिर कोई कॉर्पोरेट फंडिंग जुटाना चाहता है, तो वो अपने बॉन्ड इशू करता है। उस बॉन्ड को सब्सक्राइब करते हैं रिटेल या फिर कॉर्पोरेट्स या फिर इंस्टीट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं, और उसके लिए उन्हें एक फिक्स रेट यानी कूपन रेट पर उन्हें रिटर्न मिलता है। तो ये एक काफी सुरक्षित रिटर्न माना जाता है। तो बॉन्ड फंड वैसे फंड होंगे जो इन बॉन्ड के अंदर, या फिर ये जो डेट फंड आप कह रहे हैं, डेट फंड और बॉन्ड फंड बराबर, ये दोनों एक ही चीज है, तो वो इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो रिटर्न जो मिलता है उसे वो अपने इन्वेस्टर्स में बांटते हैं। अब जो इंडेक्सेशन की आपने बात कही, तो इंडेक्सेशन बेसिकली एक बहुत पावरफुल टूल है इन्वेस्टर्स के लिए, जो उनकी टैक्स लायबिलिटी को, टैक्स बर्डन को जो है वो कम कर देता है। तो होता यह है कि मान लीजिए कि आपने 2020 में कोई इन्वेस्टमेंट की, आपने अगर 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की लेट से, और वो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलना है 2025 में, तो आपकी जो 10,000 की वैल्यू है वो 2025 में तो ज्यादा हो गई, क्योंकि महंगाई भी आपके साथ बढ़ी है। तो वैसे में होता यह है कि इंडेक्सेशन में आपकी जो महंगाई बढ़ी है उसको आपके कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, ताकि आपका जो कॉस्ट है वो 2025 के हिसाब से हो, 25 की महंगाई के हिसाब से हो। अब होगा ये कि अगर आपकी इंडेक्सेशन की कॉस्ट बढ़ा के मान लेते हैं कि अगर 12,000 कर दी गई, तो आपकी जो निवेश की वैल्यू थी वो 10,000 से बढ़कर 12,000 हो गई। अब आपको जो कमाई हुई वो हो सकता है अगर 15,000 हुई है कमाई आपकी, टोटल रिटर्न आपका टोटल 15,000 आया है, तो आपको टैक्स जो है वो एक मिनिमम अमाउंट पे देना पड़ेगा, जो 3,000 का अमाउंट है उस पे देना पड़ेगा, ना कि आपको 5,000 के अमाउंट पे देना पड़ेगा। तो इंडेक्सेशन इस तरह से निकाला जाता है। इंडेक्सेशन का सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप जानना चाहें इसमें, कि ये है कि जो CII होता है, हर साल का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, तो कंज्यूमर इंडेक्स होता है जो, उसमें आपको एक पर्टिकुलर डेटा आता है जिसके अंदर आपको ये फिक्स होता है कि इतनी महंगाई इस साल बढ़ी है। मान लीजिए कि अगर आपने 2020 में खरीदा है और 2022 में या 25 में आप बेचने जा रहे हैं, तो आपको उस इंडेक्स के हिसाब से, उस कॉस्ट इन्फ्लेक्स के हिसाब से, कॉस्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से वो वैल्यू बढ़ा दी जाएगी और आपको टैक्स का लोड जो है वो कम पड़ेगा। अच्छा विकास, अब ये भी आप बता ही दीजिए कि यहाँ पर डेट फंड्स को सुरक्षित निवेश जो है कहा जाता था, अब इस बदलाव के बाद जहां पर आपको टैक्स इसमें शायद ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये फायदे का निवेश भी रहेगा? देखिए, ये एक्सपर्ट से जहां तक हमने बात की, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब पहले के मुकाबले जो है वो इसमें कम अट्रैक्टिव चीजें रहेंगी। लोगों के लिए थोड़ा सा टैक्स बर्डन बढ़ने के बाद उनका थोड़ा मन इससे थोड़ा अलग होगा। हो सकता है जो इंस्टीट्यूशन है या जो अब तक के जो निवेशक थे वो आगे जाके इसमें नया निवेश ना करें या किसी और फंड की तरफ स्विच करें। तो अब लोगों का रुझान जो है वो, हमारे जो एक्सपर्ट जिनसे हमने बात की उनके हिसाब से अब लोगों का रुझान हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकता है, या अन्य जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे उनको अभी भी टैक्स कम देना पड़ेगा उसकी तरफ बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पे थोड़ा टैक्स बर्डन तो लोगों के लिए बढ़ा है, और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इस टैक्स बर्डन के बढ़ने की वजह से हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट का पूरा रुख है वो बदलेगा, और किसी और एसेट क्लास में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में लोग जो है वो ज्यादा निवेश करने के बारे में सोचेंगे। और एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं विकास, की आखिर इस फैसले के पीछे की जरूरत इस वक्त क्या जो है वो हो सकती है? इस फैसले पर जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था वो मिला जुला था। उनका यही कहना था कि अभी इस पे और क्लैरिटी मिलनी बाकी है कि सरकार ने इस वक्त ये अचानक से फैसला क्यों किया, बजट में इसका ऐलान क्यों नहीं हुआ, और अचानक से जब अमेंडमेंट आया तो इसके अंदर ये क्यों आया। तो क्लैरिटी उसमें अभी सरकार की तरफ से मिलनी बाकी है। तो एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि ये अभी देखना पड़ेगा कि आगे वित्त मंत्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आते हैं या जो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आती है, उसमें देखना पड़ेगा कि आखिर सरकार को अचानक ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा, जिसकी वजह से डेट पे जो है वो लोगों को टैक्स बर्डन बढ़ जाए और लोगों का जो है इस पे रुझान जो है वो कम हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया कि किस तरह से चीज़ें जो है यहाँ पर बदलने वाली हैं। अगर आपका निवेश यहाँ पर डेट फंड में है तो फिर आपको यहाँ पर इस बदलाव पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए कि अपना फंड, अपना निवेश जो है आप उस हिसाब से आगे करिए। बहुत शुक्रिया विकास।